ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। संतुलन साधने में सफल रही सरकार। अभी बजट आया ना, तो बजट को लेकर ही ये सब बातें की जा रही हैं। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट का मतलब होता है कि जो कहां से इनकम होगी, कहां खर्च होगा, इसका लेखा जोखा। आप लोग भी तो अपना बजट बना के रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया, उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का दांव चलाया। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में है, और ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री के बेहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने का असंभव सा काम संभव किया है। राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर भी सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14.83 लाख करोड़ रुपए रही है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि के आसार है। यह परिदृश्य राजस्व एवं व्यय अनुमान को लेकर भरोसा बढ़ाता है। यह रिजर्व बैंक को भी सकारात्मक संकेत देता है। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, या किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। एक तरह से पिछले कुछ समय से अपना निवेश बढ़ा रही सरकार ने बजट के जरिए अब निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी होगी। खपत बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा जोर है, और मध्य वर्ग को सरकार की ओर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स छूट मिलने जा रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें से 80% राशि से लोग खरीदारी करेंगे, तो 20% बचाएंगे। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। केंद्रीय बैंक है ना, राष्ट्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट प्रस्ताव को 3 नजरिए से देखा जा सकता है: तत्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक। तत्कालिक नजरिए से बजट जीडीपी को गति देगा। मध्यम अवधि में यह निरंतर तेज जीडीपी को सहारा देगा। दीर्घ अवधि में समृद्धि की आधारशिला रखेगा। और बजट में कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तंभ पर ध्यान दिया गया है। यह ग्रामीण एवं शहरी जनता के लिए समान रूप से कल्याणकारी और समाज के सभी वर्गों का उत्थान करने वाला है। और इसमें बिजली खनन, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, जीवन एवं कारोबारी सुगमता, कपड़ा उद्योग और समुद्रिक उत्पादों के स्तर पर बड़े सुधारों का सूत्रपात हुआ है। पर्यटन उद्योग, विशेषकर स्वास्थ्य पर्यटन को ध्यान में रखते हुए 50 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, और सभी क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होंगे। और कृषि को उचित रूप से प्राथमिकता में रखते हुए वित्त मंत्री ने कृषि की वृद्धि के साथ ही उपज उत्पादकता एवं किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित किया है। दलहन में तुअर, उड़द और मसूर के लिए राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की योजना है। विभिन्न फसलों के लिए व्यापक उत्पादन वाले बीज विकसित करने की तैयारी है। फसलों को जलवायु परिवर्तन की तपिश से बचाने के लिए योजना भी केंद्र में है। कपास उत्पादन में भी नवाचार की पहल हुई है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में धन धान्य कृषि योजना करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाएगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से सूक्ष्म, छोटे एवं लघु उद्यम यानी कि एमएसएमई को बड़ा सहारा मिलेगा। इस कड़ी में छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाई गई। एमएसएमई को 27 क्षेत्रों में 1% गारंटी फीस पर ऋण मिलेगा, और स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक के विशेष क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई। फुटवियर और खिलौना उद्योग के लिए प्रोत्साहन से इन कदमों को और सहारा मिलेगा। राष्ट्रीय निर्यात मिशन से भी निर्यात को गति मिलेगी, और इससे एमएसएमई और एमएसएमई को लाभ एमएमई और एमएसएमई को लाभ मिलेगा। ये आप देखिए, ये क्षेत्र रोजगार देने में भी अव्वल है, आगे है। छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी बनाने से भी इन शहरों का विकास होने के साथ ही रोजगार भी सृजन होंगे। अपने शहर में ही रोजगार मिलने से ही यहाँ के पेशेवरों के समक्ष बड़े शहरों में पलायन की व्यवस्था नहीं रह जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य और आवासीय योजनाओं के लिए भी सरकार ने उदारता दिखाई है। 3 वर्षों के दौरान सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026 के दौरान ही 200 केंद्र बनाए जाएंगे। अस्पतालों की संख्या और उनकी सुविधा बढ़ाई जाएगी। दवाओं पर आयात शुल्क घटाने से उनकी कीमतें घटेंगी। गिग वर्कर्स को भी हेल्थ कवर प्रदान किया गया और सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के साथ ही भारत भाषा योजना के जरिए मातृभाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता भी शिक्षा की दशा दिशा सुधारेगी। मेडिकल कॉलेजों और आईआईटी में भी सीटें बढ़ाने की तैयारी है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान और 40,000 किफायती आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। शिप बिल्डिंग को सहायता के साथ ही 100 नए हवाई अड्डों के जरिए उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य जोड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार ने काफी प्रबंधन किए हैं और इनसे भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। नवाचार, डिजिटल कायाकल्प, एआई विकास और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए भी पर्याप्त आवंटन भारत को दुनिया के साथ कदमताल करने में सहायक होगा। उद्योगों के लिए राह आसान बनाने के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई है। लाइसेंस और प्रमाणन प्रक्रिया सुगम होगी और करीब 100 से अधिक प्रावधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त करना भी सराहनीय है। टैक्स नियमों को भी सरल एवं सहज बनाने की पहल होने जा रही है और जन विश्वास 2.0 केवाईसी के लिए एकल पोर्टल से भी कारोबारी सुगमता बढ़ने के साथ ही भरोसा भी बढ़ेगा। और बजट में कुछ अपूर्णताएं भी हैं। कुछ राज्यों की अपेक्षाएं अपेक्षित रूप से पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन वे साझेदारी के जरिए तरक्की की राह बना सकते हैं। वहीं जब वृद्धि पर दबाव दिखता है तो इससे निपटने के लिए राजकोषीय अनुशासन के बजाय खर्च बढ़ाने को प्राथमिकता देने का नुस्खा सुझाया जाता है। हालांकि इसे तमाम ऊहापोह के बीच सरकार सभी मोर्चों पर संतुलन साधने में सफल रही है। लेखक सेबी और एलआईसी के पूर्व चेयरमैन है, इनका नाम है जीएन वाजपेयी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए बजट की उपलब्धियां बताई जा रही हैं इनके द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा। एक बात आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे देश में आपने देखा होगा, पहले इसके समय की पुराने समय की मूवियां देखिए, उसमें एक नेताजी हुआ करते थे, उनके पीछे गुंडों की, माफियाओं की, अपराधी जिन्हें कहते हैं आप लोग, हत्यारों की, लुटेरों की गैंग हुआ करती थी। उनका काम रहता था नेताजी को चुनाव जिताना, बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को डराना, धमकाना, मारना, वोट ना डालने देना। फिर इन जो अपराधी थे इनके दिमाग में ये आने लगा कि हम अगर नेता को चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं, और वो भाग लेने लगे चुनाव में, चुनाव लड़ने लगे। तो इसी को राजनीति का अपराधीकरण आप लोग कहते हैं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद हो रहा है ना। और देखिए दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश है ना हम। चलिए चुनाव आयोग के बारे में आप लोग बताइए, क्योंकि चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए आप लोग नीचे। इसमें 2 को छोड़कर शेष प्रत्याशी यह देख रहे होंगे कि उनके इलाके में मतदान कैसे हो रहा है। शेष 2 जेल में हैं। इन दोनों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी बनाया। इनमें से एक ताहिर हुसैन सुप्रीम कोर्ट की कृपा से 6 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आया था। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और उसी दिन में चुनाव प्रचार के बाद रात को जेल जाना होता था। चुनाव प्रचार के समय वह करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के घेरे में रहता था। इस सुरक्षा का प्रतिदिन खर्च 2 लाख रुपए से अधिक था, जिसका वहन वह खुद करता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसी शर्त पर हिरासती जमानत दी थी। और लेकिन यह समझना कठिन रहा क्यों दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए हिरासती जमानत के इस फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या विचित्र तथ्य और परिस्थितियां थी कि दिल्ली के भीषण दंगों के आरोपित को चुनाव प्रचार के लिए हिरासती जमानत देनी पड़ी? भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हिरासती जमानत देते समय यह कहा हो कि इसे नजीर ना माना जाए, लेकिन इसके अगले ही दिन एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली दंगे के एक और आरोपी सिफा उर रहमान को इस आधार पर 5 दिन के लिए हिरासती जमानत दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मामलों में ताहिर हुसैन को जमानत दे चुका है। सिफा वह दूसरा प्रत्याशी है जिसे ओबीसी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सिफा ओखला से आप देखिए चुनाव लड़ रहा है और ताहिर मुस्तफाबाद से। क्या इसमें संदेह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं देता तो सिफा को भी नहीं मिलती? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा था कि ताहिर को दी गई जमानत को नजीर न माना जाए? ताहिर को जमानत मिलने पर इसलिए भी सवाल उठा क्योंकि यह सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक चरमपंथी अमृतपाल सिंह और टेरर फंडे के आरोपी से 2-4 इंजीनियर रशीद को नहीं मिली थी और इन दोनों ने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य से दोनों अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों खंडूर साहिब और बारामूला से चुनाव जीत भी गए थे। आखिर चुनाव प्रचार की जो सुविधा इन दोनों को नहीं मिली वह ताहिर को क्यों मिल गई?
और उसके कारण ही सिफा को भी मिल गई। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उस पर 10 एफआईआर दिल्ली पुलिस की है और एक ईडी की है। दंगों के दौरान उसके घर की छत पर पेट्रोल बम का जखीरा, पत्थरों की ढेर मिले थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार उसने दंगों के पहले थाने में जमा अपनी लाइसेंसी पिस्टल रिलीज करा ली थी। दंगों के बाद वह जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो वह यह नहीं बता सका कि उसके उसके 100 में से 24 कारतूस कहां और कब इस्तेमाल हुए। मई 2022 में उसके खिलाफ आरोप तय करते समय स्थानीय अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि ताहिर केवल एक गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि ताहिर केवल क्या साजिश करता ही नहीं बल्कि एक सक्रिय दंगाई था। वह लोगों को उकसा रहा था ताकि दूसरे समुदाय को सबक सिखाया जा सके। संगीन आरोपों में जेल में बंद लोगों ने पहले भी चुनाव लड़े और इसमें से कुछ जीते भी, लेकिन किसी आरोपित को चुनाव लड़ने के साथ ही प्रचार करने की भी सहूलियत देकर देना गंभीर चिंता की बात है। और इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच से भी होती है जिसमें एक जज ताहिर को जमानत देने के पक्ष में थे और दूसरा विरोध में पंकज मित्तल थे। उनका कहना था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती तो यह भानुमति का पिटारा खोल देगा, और चूंकि दूसरे जज अमानतुल्ला उनकी राय से सहमत नहीं थे, इसलिए मामला 3 सदस्यीय बेंच के पास गया और उसने ताहिर को जमानत दे दी। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अब गंभीर आरोपों से घिरा कोई अभियुक्त जमानत न मिलने की सूरत में चुनाव लड़ने के प्रचार करने के बहाने जमानत पा सकता है। यह विधि की विडंबना है कि जेल में बंद कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। अगर आप देखते हैं कि मुझे किसी भी तरह से जेल में रखा जाता है तो मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं है भाई, लेकिन चुनाव लड़ सकता हूं मैं, लेकिन चुनाव लड़ा जा सकता है। और यदि ताहिर हुसैन जैसे अभियुक्तों को चुनाव प्रचार की अनुमति देकर सभ्य समाज को शर्मिंदा होने से बचाना है तो जेल से बाहर चुनाव लड़ने की सुविधा समाप्त की जानी चाहिए। और इसलिए समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। यदि राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों सिद्ध न होने तक हर कोई निर्दोष है कि जुमले के चलते इसके तैयार नहीं होते, तो कम से कम उन्हें ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कोई चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत ना पा सके। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले जेल में होते भी चुनाव से तो लड़ेंगे, चुनाव प्रचार के लिए भी निकलेंगे और उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से अपने देश में कई लोग जाति समुदाय के आधार पर दागी लोगों को भी खुशी खुशी वोट देना पसंद करते हैं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं राजीव सचान, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। आसक्ति साधारण मनोविज्ञान मानता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जितनी अधिक बलवती होती है, उस वस्तु को ध्यान प्राप्त करने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा का स्तर उतना ही ऊंचा होता है। हालांकि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जब आसक्ति में बदल जाए तो यह अक्सर दुख का कारण बनती है और विषयासक्ति मनुष्य को कोलियों के बैल की तरह बना देती है। जैसे कोलियों का बैल सारे दिन चलता रहता है और रात्रि में कोलियों के ठहर जाने पर ही आराम करता है, सुबह पुनः कोलियों से में चलना प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही चलते चलते दिन, महीने और वर्ष बीत जाते हैं पर वह बैल कहीं नहीं पहुंचता, वहीं का वहीं रहता है। ठीक ऐसे ही विषयासक्त प्रणाली भी सुख की खोज में पंच विषयों शब्द, स्पर्श और रूप, रस और गंध के फेर में निरंतर चक्कर काटता है और कभी मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। वह दुख और चिंता में घिरा रहता है। आसक्ति का यह चक्कर एक जाल है। सरोवर की जल कुंभी में जैसे शक्तिशाली हाथी उलझ जाता है, ठीक वैसे ही आसक्ति में उलझकर मनुष्य फंस जाता है। यह आसक्ति वस्तु आसक्ति, व्यक्ति आसक्ति या फिर विचार आसक्ति के रूप में भी हो सकती है। आसक्ति व्यक्ति, वस्तु या फिर विचार के प्रति अत्यधिक आकर्षण या फिर अतिशय मोह के कारण होती है। यह व्यक्ति को बांध लेती है, उसे दुर्बल और पतित बना देती है। प्रेम जैसा उदात्त भाव आसक्ति के रूप में मनुष्य को बंधन में डाल देता है और ऐसी स्थिति में प्रेम में खुद को खोने की, नहीं पाने की इच्छा प्रबल रहती है। यह प्रेम मुक्ति नहीं बंधन बन जाता है। पाने की यह इच्छा प्रेम को हेय बना देती है। इसके विपरीत अनासक्त प्रेम व्यक्ति को प्रेम की अन्यतम ऊंचाई तक ले जाता है। तुलसी और मीरा का प्रेम ऐसा ही प्रेम था। जब व्यक्ति आसक्ति का राक्षस नष्ट कर देता है तो उसकी इच्छित वस्तु पूजनीय बन जाती है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। बाकी आजकल का प्यार देख ही रहे हैं आप लोग। अवैध आप्रवासियों की वापसी। आखिरकार ट्रंप प्रशासन ने अवैध आप्रवासियों को निकालने के अपने अभियान के तहत भारतीयों को भी वापस भेजना शुरू कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि भैया जो भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, वो भारत से कब भगाए जाएंगे? इससे पहले कुछ और देशों
कि उन लोगों को वापस भेज चुका है जिन्होंने अवैध तरीके से वहां प्रवेश किया था। जहां कुछ देशों ने अपने नागरिकों को वापस लेने में आनाकानी की थी, वहीं भारत पहले दिन से यह कह रहा था कि उसे अपने लोगों को वापस लेने में कोई समस्या नहीं है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत को ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि हर देश को अपने यहाँ अवैध रूप से आए लोगों को निकालने का अधिकार है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका कोई पहली बार अवैध आप्रवासियों को बाहर नहीं निकाल रहा है, नहीं कर रहा है। यह काम ट्रंप के पहले राष्ट्रपतियों ने भी किया। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने कार्यकाल में 4 लाख से अधिक अवैध आप्रवासियों को बाहर निकाला था, और इनमें कुछ भारतीय भी थे। निस्संदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि भारत अवैध तरीके से अवैध तरीके से आप देखें विदेश से भेजने वाले तत्वों अमेरिका गए अपने लोगों को वापस लेने को तैयार है। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से यह देखे कि अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले तत्वों पर लगाम कैसे लगे। ये तत्व लोगों को ठगने के साथ ही उन्हें मुसीबत में भी डालते हैं। भारत सरकार को अपना वह तंत्र भी और सुगठित करना चाहिए जिसकी सहायता से भारतीय नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं। इस तंत्र को सुगठित करने के साथ ही उन देशों से समझौते भी किए जाने चाहिए जिन्हें कुशल अकुशल कामगारों की आवश्यकता है। ऐसी देशों में अमेरिका भी है। आज भले ही आप देखिए अमेरिका राष्ट्रपति अवैध आप्रवासियों को निकाल बाहर करने का आमादा हो, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि विदेशी कामगारों के बिना उनका काम नहीं चल सकता है। अच्छा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा उदार रवैया अपनाते और योग्य लोगों को अमेरिका में रहने की छूट देते। इससे भारतीय बड़ी संख्या में लाभान्वित होते, क्योंकि वे अपेक्षाकृत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी समझने और कानून का पालन करने वाले होते हैं। ट्रंप प्रशासन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका मूलतः अप्रवासियों का देश है। यदि दूसरे देश के लोग अवैध रूप से वहां आसानी से घुस जाते हैं तो उसकी अपनी खामी से भारत को अमेरिकी प्रशासन की उस खामी को भी इंगित करना चाहिए, जिसके चलते कुछ लोग उत्पीड़न की फर्जी कहानियां सुनाकर वहां शरण पा जाते हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। भारत को ट्रंप प्रशासन से यह भी कहना चाहिए, आखिर जब अमेरिका को विदेशी कामगारों की आवश्यकता है तो फिर वह ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करता कि भारत वहां आसानी से जा सके। साइबर ठगी आजकल खूब चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी गई महिला की पीड़ा निरूपित करती है। साइबर संसार में ठगी कोड में खाज की तरह है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाओं से यह भी प्रतीत होता है कि साइबर ठगी के मामले में जागरूकता के सिवा कोई दूसरा उपचार नहीं है। गाजियाबाद की घटना में पीड़ित महिला शेयर ट्रेडिंग की टिप्स देने वाले व्हाट्सएप समूह से जुड़ी थी। यही कुछ सदस्यों ने से उसके संपर्क निवेश के नाम पर धनराशि स्थानांतरित की और धीरे धीरे 26 लाख से अधिक की रकम गंवा दी। पीड़िता ने जब ठगी की ऑनलाइन शिकायत की तो दोबारा ठगी का शिकार हो गई। उसने शिकायत के लिए इंटरनेट पर जो नंबर खोजा वह भी ठग का ही था। दरअसल साइबर संसार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें सुरक्षित भ्रमण उतनी ही बड़ी चुनौती है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी कोई नई घटना नहीं है। इसे सतर्कता से ही बचा जा सकता है, जागरूकता से ही बचा सकता है। विडंबना है कि सतर्कता के लिए भी लोग इंटरनेट पर ही निर्भर हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि इंटरनेट पर सटीक जानकारी के लिए उन्हें किस तरह की वेबसाइट पर भरोसा करना चाहिए। संबंधित विशेषज्ञ बताते हैं कि इंटरनेट पर केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी ली जानी चाहिए, लेकिन ठग असली जैसी नकली वेबसाइट के साथ अवतरित हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी आर्थिक लेनदेन से पहले बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बारे में सरकार भी समय समय पर लोगों को सतर्क कर रही है। कुल मिलाकर यहाँ कहा जा सकता है कि केवल इंटरनेट के भरोसे रहना ठीक नहीं है। थोड़ा आप लोग भी जागरूक रहा करिएगा। मैं कहता रहता हूँ ना हमेशा, इसलिए कहता हूँ। चिनार वृक्ष को मिला डिजिटल आधार। आप देखिए जम्मू कश्मीर में चिनार के वृक्षों के संरक्षण और सटीक निगरानी के लिए अनोखी पहल की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य में शुरू की गई डिजिटल वृक्ष आधार परियोजना के तहत लोगों को मिलने वाले आधार की तरह चिनार के प्रत्येक वृक्ष के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जा रही है और 10 अंकीय इस विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर चिनार के किसी भी वृक्ष की आयु, ऊंचाई और स्थान और सर्वेक्षण वर्ष आदि का पता लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य कश्मीर में चिनार के वृक्षों की स्थिति और सेहत को डिजिटल रूप से निगरानी करना, वृक्ष की जानकारी को सुलभ बनाना और उसकी अवैध कटाई को रोकना और उसके संरक्षण के निमित्त तत्परता दिखाना। चिनार जम्मू कश्मीर का राजकीय वृक्ष है। यह शाही वृक्ष कश्मीर की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। कश्मीर के निसात बाग और शालीमार बाग में इसकी बहुलता के कारण इसकी जड़ें मुगल काल से जुड़ी हुई हैं बताई जाती हैं। चिनार के वृक्षों को देखने मात्र से मन कश्मीर की वादियों में विचरण करने लगता है। जम्मू कश्मीर में चिनार के वृक्षों की संख्या 40,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया और इसमें से 28,560 वृक्षों की पहचान कर उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जा चुकी है। व्यापक विस्तृतीय भूमिका वाले चिनार मुख्यतः पर्याप्त पानी वाले और ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वन समूह में आते हैं और चिनार के वृक्ष पर कौओं और चील जैसे पक्षी प्रजातियों का निवास होता है।
इस तरह चेनार जैव विविधता की रक्षा में सहायक होते हैं। साथ ही यह स्थानीय वातावरण में तापमान कम करने तथा छाया प्रदान करने में भी वृक्ष सहायक है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से चिनार के वृक्षों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तीव्र शहरीकरण, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण चिनार के वृक्षों को विनाश का सामना करना पड़ रहा है। चिनार के वृक्ष के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1969 में इसे संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया था। वहीं 2009 में राज्य में चिनार के वृक्षों की कटाई और छटाई पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि 2019 में चिनार के वृक्षों पर होर्डिंग्स लगाने पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया। अब डिजिटल आधार जारी कर चिनार के वृक्षों को बचाने का अनूठा प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। यह वृक्ष न केवल कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि इको पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक है। अंततः इसके संरक्षण के निमित्त गंभीर और संवेदनशील होने की दरकार है, जिससे यह वृक्ष कश्मीर की वादियों में सबको सदैव मोहित करता रहे। देख रहे हो वृक्ष को बचाने के लिए कितनी पहले करनी पड़ रही हैं। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया और ओपन AI के बीच कानूनी लड़ाई। आजकल आप देखते हैं कि AI की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो केंद्रीय बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को विशेष महत्व मिला है और इसके बूते नवाचार की नींव मजबूत करने की पहल की गई है। उम्मीद है कि इससे बड़े पैमाने पर AI के उपयोग की राह आसान हो जाएगी, किंतु आप देखिए इसके दुष्प्रभाव और दुरुपयोग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जो कई रूपों में असर दिखाता रहा है। कामकाज की व्यावसायिकता, उत्पादन और कार्यशैली के बदलाव समेत सामान्य मानवीय बौद्धिकता एवं विचारिकता के पैमाने पर इसके खारेपन की परीक्षा बाकी है। हाल में ही एक नई समस्या इंटरनेट मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी से लेकर और प्रिंट मीडिया तक के लिए आई है। और आप देखें, कहा जा सकता है कि मीडिया के लिए तो इसमें ने समाचारों के उपयोग संबंधी नई मुसीबत ही खड़ी कर दी है। परिणाम स्वरूप कई मीडिया कंपनियों ने AI की निर्माता अमेरिकी कंपनी ओपन AI के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उस पर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिया। आरोप उनके द्वारा मीडिया के कंटेंट से आमदनी के व्यावसायिक इस्तेमाल का है। लेकिन इससे एक दूसरी समस्या भी सामने आ रही है, और जिससे खबरों की असलियत की पहचान या आप देखिए पहचान को लेकर भी भ्रम पैदा हो रहा है। और एक वास्तविकता यह भी है कि सुबह सुबह समाचार पढ़ने की उत्सुकता अब घंटों की जगह मिनटों में सिमट गई है। समाचार संकलन से लेकर पाठक तक पहुंचने का अंतराल कम होने से उसके चयन, आकलन और महत्व का भी व्यापक असर हुआ है। एक तरफ पत्रकारिता नई तकनीकी दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाठकों की जागरूकता, अभिरुचि और समाचार की संवेदनशीलता भी बदल गई है। समाचार पत्रों के कार्यालय में पत्रकारों के लिए जमीनी स्तर पर समाचार संकलन करना और मीडिया हाउस में संपादकों द्वारा समाचार छांटते समय बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है, और जिससे अब AI की कंपनियां बाधक बनने लगी हैं और उसके टूल्स में तेजी से सर्चिंग करने और सभी तरह की रेडीमेड कंटेंट तैयार करने की क्षमता है। इस क्रम में कई बार मीडिया के डेस्क पर बैठे संपादकों के लिए दुविधा तब खड़ी हो जाती है जब किसी राजनीतिक के बयान, तस्वीर, वीडियो आदि या फिर आकस्मिक दुर्घटनाओं से संबंधित खबरों की तथ्यात्मक पुष्टि और तर्कसंगत शब्दों के साथ मुख्य हेडिंग और खबर बनानी होती है। सामान्य तौर पर ऐसा तब होता है जब AI को एक खबर के स्रोत के तौर पर अपनाया जाता है। आमदनी में सेंधमारी। तो आप देखिए, माना कि पत्रकार अपनी मूल रिपोर्टिंग मीडिया अधिकारी अपने व्यावसायिक मॉडल को मजबूत करने के लिए AI तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन इसने न केवल कंटेंट की क्राफ्टिंग करने वालों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि मीडिया कंपनियों की आमदनी में भी सेंध लगा दी। और यानी एक तरफ AI को थिंक टैंक के तौर पर समाचार जगत में अपनाने की जरूरत पर बहस छेड़ गई, जबकि दूसरी मीडिया कंपनियों ने AI की कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा है और देर से पहुंचा है। और आप देखते हैं कि इसमें देखेंगे आप लोग, देश की एक प्रमुख समाचार एजेंसी समेत कई मीडिया कंपनियों ने ओपन AI के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिजिटल मीडिया संस्थान, प्रकाशक और टेक कंपनियां कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर आपस में टकरा रही हैं और इसके केंद्र में ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI है। मीडिया संगठनों ने ओपन AI पर आरोप लगाया कि वह अपने AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बिना इजाजत के उनकी सामग्री का इस्तेमाल किया है। दायर मुकदमों में कहा गया है कि ओपन AI में अपनी मर्जी से उनके कंटेंट को उठा लिया है, जिससे समाचार संगठनों के कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है। ओपन AI ने उनके समाचारों और दूसरी सामग्रियों का उपयोग बिना मुआवजा या फिर अनुमति के किया है और जिससे उनके व्यापार मॉडल पर असर पड़ सकता है।
और आप देखते हैं कि क्या रचनात्मक उद्योगों को नुकसान। यह शिकायत केवल न्यूज कंटेंट तक ही सीमित नहीं है, इसमें एआई ट्रेनिंग सेंटर के जरिए किताबों, लिंक और मल्टीमीडिया सहित विभिन्न स्रोतों से कॉपीराइट के तहत आने वाली सामग्री के अंश भी उठाने की बात की है। आरोप है कि इससे रचनात्मक उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। ओपन एआई जैसी कंपनियां बिना किसी योगदान के उनके कामों से लाभ उठा सकती हैं। हालांकि इसके जवाब में ओपन एआई का कहना है कि उनका मॉडल सार्वजनिक डाटा का उपयोग करते हुए प्रशिक्षित किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के तहत कंपनी द्वारा किए गए दावे में कहा गया है कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप थी। फिर भी भारत में डाटा सुरक्षा कानून के तहत डाटा संग्रहण, उपयोग, गोपनीयता को लेकर एआई कंपनी भारत में अपने संचालन को लेकर सतर्क हो गई है। मीडिया कंपनियों के अतिरिक्त भारत में कुछ पुस्तक प्रकाशन संस्थाओं ने भी एआई चैटबॉट जीटीपी के खिलाफ मुकदमा किया है। इतना ही नहीं, ओपन एआई के खिलाफ अमेरिका में भी कॉपीराइट का मुकदमा चल रहा है, जो वैश्विक स्तर पर डाटा और सामग्री के उपयोग को लेकर विवाद पैदा कर रहा है। बहरहाल भारत में एआई का विशेष भविष्य है। यहाँ एआई तकनीकी कंपनियों का उज्ज्वल भविष्य है। इस लिहाज से यह मुकदमा भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। फिर भी सवाल है कि एआई कंपनियां इसके दुरुपयोग पर कैसे अंकुश लगाएंगी। अब देखिए, एआई टेक्नोलॉजी इस तरह की आई हुई है, कुछ तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, उसको लेकर आप देखिए फायदे भी हैं, चिंताएं भी है, सब आपको ध्यान। अब देखिए, एक तरह से आप देखेंगे कि उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है, वो किस तरह से उसका उपयोग करता है। कहां से डाटा लाती हैं एआई कंपनियां? ओपन एआई के खिलाफ चाहे जो भी आरोप लगे हों, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया डाटा ही महत्वपूर्ण मसला है। सभी एआई कंपनियां इस टूल को संचालित करने के लिए अमेरिकी की कंपनियां कॉमन क्रॉल और LLM डाटा हब से डाटा लेती हैं। दोनों डाटा संग्रह संसाधन में है, लेकिन इनके उपयोग उद्देश्य में थोड़ा अंतर है। कॉमन क्रॉल एक ओपन डाटा प्रोजेक्ट है जो वेबसाइटों से बड़े पैमाने पर डेटा एकत्रित करता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पृष्ठों से जानकारी इकट्ठा करना, ताकि शोधकर्ता, डेवलपर्स और कंपनियां इसे अपनी परियोजनाओं में उपयोग कर सकें। यह डाटा सेट वेब पृष्ठों के HTML और टेक्स्ट लिंक और अन्य मेटा डाटा को शामिल करता है और जिसे मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य रूप से वेब डाटा विश्लेषण, वेब क्रॉलिंग, मशीन लर्निंग में उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य भाषा अनुवाद सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने, रुझानों की भविष्यवाणी करने, लोक हित में कार्य करने के लिए डाटा का उपयोग करना है। इससे थोड़े भिन्न LLM डाटा हब एक डाटा संग्रहण मंच है जो विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए विभिन्न डाटा सेट प्रदान करता है। यह डाटा सेट्स को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे GPT-3, जेमिनी AI आदि के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर उपलब्ध डाटा में टेस्टेड कोड और अन्य प्रकार की सामग्री होते हैं जिन्हें LLMs को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक स्रोत के रूप में काम करता है जहां शोधकर्ता और डेवलपर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए उपयुक्त डाटा सेट खोज सकते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज की क्लाउड प्लेटफॉर्म उपलब्ध यह कंपनी आप देखते हैं कि 2007 में शुरू की गई थी और इसके बाद दुनिया भर में डाटा का जखीरा है। हर महीने इस पर 3 से 5 अरब तक की संख्या के आंकड़े जुड़े जाते हैं। जैसे जनवरी 2025 में इसमें लगभग 3 अरब पेज दिया गया। कॉमन क्रॉल ने वेब डाटा तक पहुंच हासिल करने में जबरदस्त क्रांति ला दी और इसने एक ऐसा खुला भंडार प्रदान किया जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। यह व्यापक डाटाबेस शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और विश्लेषकों को महंगी वेब क्रॉलिंग या डाटा एकत्रित करने की आवश्यकता के बिना विशाल मात्रा में वेब जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। इस डाटा की उपलब्धता नवाचार को बढ़ावा देती है और विभिन्न तकनीकी प्रगति में मदद करती है। कॉमन क्रॉल छात्रों और शिक्षकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन साबित हुआ है और जिससे उन्हें शिक्षा हासिल करने के क्रम में सीखने समझने की आप देखिए सहूलियत मिल गई है और इसकी बदौलत वास्तविक दुनिया के वेब डाटा तक पहुंच के साथ शिक्षार्थी व्यवहारिक परियोजना में संलग्न हो सकते हैं। डाटा विश्लेषण और वेब विकास में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकीविदों और डाटा विज्ञानियों के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मदद करता है और इनसे सामाजिक स्तर पर कई बदलाव के नतीजे देखे और इसने समुदाय व्यक्तियों को डिजिटल दुनिया को और अधिक गहराई से जानने और समझने के लिए सशक्त बनाया। सूचना तक यह खुली पहुंच पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करती है और जिससे सभी क्षेत्रों के लोग वेब डाटा से लाभान्वित हो सकते हैं। कॉमन क्रॉल का डाटा विभिन्न सामाजिक पहल में सहायक रहा है और जिससे गलत सूचनाओं की निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य रुझानों पर नजर रखने से लेकर आपदा प्रक्रिया प्रयासों का समर्थन करना शामिल है। शोधकर्ता और कार्यकर्ता इस डाटा का उपयोग इंटरनेट मीडिया, समाचार वेबसाइटों और अन्य वेब स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं और जिससे ऐसी आंतरिक जानकारियां मिल जाती हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर नीतिगत निर्णय को सूचित कर सकती हैं।
आप लोग क्या सोचते हैं एआई के बारे में? आप लोग अपनी राय जरूर दिया करिएगा। प्रीलिम्स आपको देने हैं, मुख्य परीक्षा आपको देनी है भाई। देखिए उत्तराखंड में जो निकायों के चुनाव उसी की बात हो रही है, भाजपा का परचम बात हो रही है, पढ़ सकते हैं, राजनीति की बातें हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में बनाया गया था राज्य। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विकास पर भारी पड़ती रेवड़ियाँ। आजकल आप देख रहे हैं कि हमें चुनाव में जिताया तो हम पार्टी ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे, उन्हीं की बात हो रही है, फ्री का। इन दिनों दिल्ली वालों को राजनीतिक दलों की ओर से कई ऑफर मिल रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिला हैं तो फ्री बस सवारी, बैंक में खाते नकदी, बुजुर्ग हैं तो फ्री इलाज और पेंशन। मतलब लुभावने वादों से लोगों के मत को तौल दिया गया। मतदान अब देश और लोकतंत्र का नहीं बल्कि रेवड़ी का तराजू हो गया है। और बीते 1 माह से दिल्ली में 3 प्रमुख दलों ने गारंटियों के नाम पर जितनी लोक लुभावन घोषणाएं की और रेवड़ियां बांटने के वादे कर दिए, उनका हिसाब किसी ने लगाया। और दिल्ली का बजट पता है आपको, यह अभी तक 78,800 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। जिस तरह से वादों की पिच पर तीनों प्रमुख दल दिल्ली चुनाव जीतने उतरे हैं, उससे इसके वादों का मोटा मोटा खर्च बैठा लीजिए। और आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं जिस तरह से अब तक घोषणाएं की गई, बजट में का 25,000 करोड़ तो रेवड़ियों के लाभ पहुंचाने में ही चला जाएगा। फिर बाकी बचे 45,000 करोड़ में वेतन, पेंशन और दूसरे मद पर भी खर्च होते हैं। ऐसे में दिल्ली की आबादी के असल मुद्दे यानी सड़क, सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? और आप लोग प्रदूषण का हाल, वायु प्रदूषण का देख ही रहे, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अपना टैक्स भी दीजिए और मूलभूत सुविधाएं भूल जाइए जी। ये रेवड़ियाँ आपकी ही जेब से आती हैं। दिल्ली में मुफ्त की बिजली, पानी, बस यात्रा और बहुत कुछ पहले से ही चल रहा है। और आप देखिए, लेकिन 1 दशक में दिल्ली सरकार का सब्सिडी का खर्चा 600% बढ़ चुका है। विभिन्न आप देखिए मदों में सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2014-15 में जब 1 वर्ष तक दिल्ली उपराज्यपाल शासन के अधीन था, तब आप देखिए यह खर्च 1554 करोड़ था, जो अब 10,995 करोड़ हो गया है। और दिल्ली सरकार 9 विभागों की 27 योजनाओं के तहत सब्सिडी देती है। इनमें मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा आदि है। फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर महीने 2000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाने लगा। साथ ही 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दी गई। और 1 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी मिलती है। 2014-15 में बिजली सब्सिडी का खर्च 291.94 करोड़ था। आप सरकार आने के बाद यह बढ़कर 1442.76 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 394.2% की बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2024-25 में यह खर्च 3650 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी 1 दशक में देखें तो 1333% की बढ़ोतरी। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है, वैसे वैसे स्वाभाविक इस सब्सिडी का खर्च भी बढ़ता ही जाएगा। यह बढ़ोतरी आप देखते हैं कि केवल एक बिजली का उदाहरण नहीं है, पानी, परिवहन सेवा, स्वास्थ्य आदि अन्य घोषणाओं का हिसाब भी बैठा लीजिए। इस बार जिस तरह से चुनावी घोषणाओं का, संकल्प पत्रों और पक्की गारंटियों का पिटारा खोला, तो इससे जमा गणित की तस्वीर साफ नजर आती है। अहम बिंदु यह है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। पुरानी घोषणाओं को सुचारू रूप से चलाते हुए उसमें नई और जोड़ने की ही दल दावा कर रहे हैं। और जिससे भाजपा ने लोक लुभावन की घोषणाओं को रेवड़ी का नाम दिया, लेकिन वह स्वयं मतदाता से अब इसका वादा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है, देश के लिए चिंता बताया। और लेकिन इन टिप्पणियों को सभी दल भूल बैठे हैं। यह अच्छी बात है कि लोग सुविधा संपन्न हो रहे हैं, लेकिन वे जिस फ्री के लालच में संपन्न दिख रहे हैं, उस आर्थिक बोझ से दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी अन्य राज्यों की तरह हो सकती है। बगैर कर्ज के ये संभव भी नहीं है। जिन राज्यों में बीते 1 साल में चुनाव हुआ है, वहाँ की आर्थिक हमें सचेत करती है। कई राज्य अपनी जीडीपी से कई गुना अधिक ले रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, लेकिन इसमें पंजाब सबसे अधिक अपनी जीडीपी के से 44% और हिमाचल 42% कर्ज ले रहा है। यह सर्वविदित है कि अत्यधिक कर्ज नुकसानदेह होता है। प्रदेश की जीडीपी से अलग भी यदि हम चुनाव के समय की गई रेवड़ी वाली योजनाओं के खर्च की जरूरत का हिसाब किताब देखें, तो कर्नाटक सरकार ने जब पिछले चुनाव में अपनी 5 गारंटी दी, जिनके लागू करने का प्रमाण दिल्ली चुनाव में भी दिखाया गया, उन्हें पूरा करने के लिए वहाँ की सरकार को 60,000 करोड़ का अतिरिक्त चाहिए। और इसी तरह मध्य प्रदेश की सिर्फ एक लाड़की बहना के लिए हर साल 24,000 करोड़ रुपए चाहिए। तेलंगाना में भी अपनी कमाई का 25% इन लोक लुभावन योजनाओं में 6 गारंटियों में जा रहा है। समाज उत्थान जरूरी है, लेकिन समाज कल्याण योजनाओं से ही उसी दिशा में
हो तो देश के स्वर्णिम काल तक हम मजबूत आर्थिकी वाला देश बनने का सपना भी पूरा कर पाएंगे। लिहाजा मतदान से पूर्व हमें इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका इस तरह के टॉपिक पर क्या सुझाव रहता है, क्या सवाल रहते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं, राय रहती है, ये जरूर आप लोग बताया करिएगा। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।